गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4 हिस्ट्री। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वही हम आज इस वीडियो में भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था। दस द मुगल केप्ट ए वॉच ओवर देयर ऑफिशियल इन द प्रोविंसेस थ्रू ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो मुग़ल होते थे ना, वो इस तरह से जो भी उनके ऑफिशियल्स होते थे उन पर अपनी नज़र रखते थे थ्रू ऑफिसेज इंस्टीट्यूट। और ये जो ऑफिसेज होते थे, जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट दे रखे थे, वो अलग अलग लोगों को डिपार्टमेंट दे रखे थे और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता था और उस हेड से जो मुग़ल राजा होते थे वो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड डे टू डे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। बिसाइड द मुग़ल रूलर फ्रीक्वेंट विजिट टू एवरी सूबा एंड द सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ सोशल official after a period 3 years on average help the Mughal in checking the officials। और जो मुग़ल रूलर्स होते थे वो अक्सर और ख़ास तौर से अक्सर कहाँ पर जाते थे, हर एक सूबे में खुद विज़िट करते थे और वहाँ पर ये ऑफिशियल्स किस तरह से कामकाज कर रहे हैं उसको देखते थे। इसके अलावा ये 3 साल के बाद में जो भी ऑफिशियल्स होते थे उनके डिपार्टमेंट को भी चेंज कर दिया करते थे और इस तरह से चेंज करने या ट्रांसफ़र करने की वजह से क्या होता था कि उस डिपार्टमेंट से ना करप्शन बढ़ पाता था, क्योंकि वो ऑफिशियल करप्शन कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो 3 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाया करता था दूसरी जगह और इस तरह से काम भी परफेक्टली हो रहा था। तो ये एक तरीक़ा था मुग़लों का जिसके ज़रिए वो अपने ऑफिशियल्स को कंट्रोल करते थे। इबादत खाना हम समझ लेते हैं बेटा। अकबर हैड बिल्ड द न्यू कैपिटल ऑफ मुग़ल एम्पायर एट फ़तेहपुर सीकरी। अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में फ़तेहपुर सीकरी को मुग़लों की नई कैपिटल बनाया, नई राजधानी बनाया। यानी कि अकबर के दौरे हुकूमत में मुग़लों की राजधानी या कैपिटल क्या थी? फ़तेहपुर सीकरी। ही स्पॉन्सर्ड अ सीरीज ऑफ डिबेट एट हिज कोर्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस रिलीजियस विच इंक्लूडेड क्रिश्चन, हिंदूज, ज़ेरोस्टेरियंस एंड जैन्स। उसने बहुत सारे डिबेट्स करवाए अपने दरबार में और डिबेट्स में कौन कौन शामिल थे? कई धर्मों के जो धर्म गुरु थे, जिसमें क्रिश्चियंस, हिंदू, ज़ेरोटेरियंस और जैन्स वगैरह के धर्म गुरु शामिल थे। फॉर दिस ही बिल्ट इबादत खाना। और इस डिबेट और इस पर्पस को पूरा करने के लिए अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना क्या था? प्रेयर करने का एक हॉल को कहेंगे इबादत खाना, हॉल फॉर ऑफ प्रेयर एट फ़तेहपुर सीकरी। तो फ़तेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत करने के लिए इबादत खाने के नाम से एक जगह बनवाई। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। मैं आपको एक बात बता दूँ, अकबर को धार्मिक रस्म व रिवाजों में और सोशल कस्टम में काफ़ी इंटरेस्ट था और दूसरे धर्मों के लोगों को जानने में, दूसरे लोगों के रिलीजन को जानने में, उनकी सोशल कस्टम्स को जानने में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। अकबर ने एक मज़हब भी चलाया था, मैं आपको बता दूं, दीन इलाही के नाम से, जो शायद बुक में नहीं दे रखा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही रिलीजन से कुछ कुछ बातों को शामिल करके रखा गया था। ही कंसीव द आइडिया ऑफ सूले कुल। और अकबर ने एक आइडिया, एक चीज़ शुरू की थी और वो क्या थी? सूले कुल। सूले कुल का मतलब होता है, कुल कहते हैं मतलब टोटल, यूनिवर्सल पीस। तो ये आइडिया एक ऐसा आइडिया था जिसके ज़रिए आप यूनिवर्सल पीस यानी कि पूरे अमन व अमान की बात करते हो। विच वाज सेकुलर इन आउटलुक एंड डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। मैं आपको बता दूं, अकबर के नज़र में धर्म, जात पात कुछ नहीं थी। अकबर एक सेकुलर थिंकिंग या सेकुलर थॉट के राजा थे और अकबर ने ये कहा कि तमाम धर्मों के लोग बराबर हैं और अकबर ने धर्मों को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव लोगों के बीच नहीं किया। और यही एक वजह थी कि अकबर ने एक रिलीजन की शुरुआत की थी। मैंने बताया दीन इलाही, जिसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही धर्मों से कुछ कुछ बातों को लेकर शामिल किया गया था। और एक राजा एक्चुअल में होता भी वही है जो धर्म को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा मुग़ल एम्पायर इन क्राइसिस। कि मुग़ल या जो सल्तनत थी, मुग़ल या जो साम्राज्य था, उसमें क्राइसिस का दौर कैसे शुरू हुआ? द रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पीजेंट ऑन सच अ वाइड स्केल प्रोवाइडेड द मुग़ल एम्पायर विद अ रिच ट्रेजरी।
जो किसानों वगैरह से जो टैक्स आता था वो एक बहुत हेल्प करता था मुग़लों के एम्पायर को मेंटेन करने में, यानी कि पीजेंट से जो टैक्स वगैरह आता था, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, तो ये वो हेल्प था, ये वो जो टैक्स था रेवेन्यू जिसका इस्तेमाल तमाम मेंटेनेंस के कामों में किया जाता था। एम्पायर विद रिच ट्रेजरी, और जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसका ख़जाना भी बढ़ रहा था। दीज रिसोर्सेज हेल्प द एम्पायर टू कैरी आउट कैंपेन, और ये जो टैक्स से आने वाला पैसा था, इसी पैसे का इस्तेमाल ये राजा महाराजा कैंपेन वगैरह में करते थे, टू डिस्टेंस रीजन एंड बिल्ड ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स। तो इन टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ये कहाँ कहाँ करते थे? कैंपेनिंग के लिए करते थे, खूबसूरत खूबसूरत इमारतों के लिए करते थे, इमारतों के बनवाने के लिए। द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार आल्सो स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड। इसके अलावा जो मुग़ल राजा महाराजा होते थे और उनके मनसबदार, वो अपनी आमदनी का एक असेंट व मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम, अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो होता था ऑन सैलरीज एंड गुड्स, तो वो इसमें खर्च कर दिया करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड पीजेंट्री टू सप्लाइड द मनसबदार विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। और ये जो खर्चे थे ये फ़ायदा किसको पहुंचा रहे थे? आर्टिसंस को और पीजेंट वगैरह को, जो मनसबदार वगैरह के लिए चीज़ें और प्रोड्यूस तैयार करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल, लेकिन जो टैक्स था वो बहुत कम हो गया था इन द हैंड्स ऑफ पीजेंट एंड द आर्टिसन। लेकिन आर्टिसन और पीजेंट्स के हाथ में टैक्स बहुत कम हो जाना का मतलब ये है कि टैक्स का बोझ उन पर कम हो गया था, वो कम टैक्स पे करते थे। दे कुड हार्डली सेव मनी टू इन्वेस्ट इन बाइंग टूल्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और ये लोग क्या करते थे? ये अपने पैसे को सेव करते थे, जमा करते थे, और उस पैसे का इस्तेमाल ये टूल्स वगैरह को ख़रीदने में करते थे, ताकि अच्छे टूल्स की मदद से ये अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकें। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, ड्यू टू द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ of Deccan wars and dislocation of administration, the Jagirdari system began to lose its efficiency। औरंगजेब के दौरे हुकूमत में डेक्कन वॉर्स की वजह से जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ था, एंड डिसलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी डिसलोकेट हो गई थी, ये जो नुकसान हुआ था, तो जागीरदारी सिस्टम को इस वजह से क्या हुआ? वो भी घाटे में जाना शुरू हो गया। बिगेन टू लॉस इट्स एफिशिएंसी, तो जागीरदारी सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट थी वो भी क्या हुई? कम हो गई। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्रॉम डेक्कन वर गिवन मनसब्स बाय औरंगजेब। डेक्कन से बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जिनको औरंगजेब के ज़रिए मनसब दिया जाता था, विच क्रिएटेड अ क्राइसिस ऑफ जागीर लैंड। और इसी मनसब की वजह से जागीर लैंड के हम बात करें तो उसमें क्राइसिस, उसमें इश्यूज़, उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होने लगी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस क्राइसिस, और इन क्राइसिस का क्या नतीजा निकला वो हम आपको बता देते हैं। द जागीरदार बिगेन टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्री टू द मैक्सिमम। तो जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे न्यू दैट द जागीर गिवन टू देम कुड बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो इसलिए क्योंकि जागीरदार ये समझ चुके थे कि उनको जो जागीर दी गई है वो बहुत थोड़े वक्फे के, बहुत थोड़े टाइम के लिए दी गई है, जो कभी भी उनसे वापस ली जा सकती है। द फ्लाइट ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम लैंड वॉज द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ दिस ग्रोइंग क्राइसिस, विच लेटर ऑन स्पायर्ड इनटू वायलेंस एंड आर्म अपराइजिंग। और पीजेंट्स पर ये जो बोझ बढ़ाया गया टैक्स का, ये पहला निशानी थी कि मुग़ल एम्पायर में अब क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो बाद में वायलेंस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा खून खराबे की शक्ल ले ली। जाट, सतनामीज, सिख, मराठा एंड द रिवॉल्टेड इन नॉर्थन इंडिया अगेंस्ट द मुग़ल एम्पायर। और नॉर्थ भारत में मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ कौन कौन खड़े हो गए रिवॉल्ट करने के लिए? जाट, सतनामी, सिख, मराठा और कुछ दूसरे लोग। द अदर रीज़न ऑफ डिक्लाइन वाज द नोबल व्यूड फॉर द मोर प्रॉफिटेबल जागीर लीडिंग टू करप्शन।
इसके अलावा मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने की जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि क्या थी, दैट द नोबल व्यूड फॉर द मोर जागीर लीडिंग टू करप्शन। तो इस जागीरदारी सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए करप्शन बढ़ गया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ भी करप्शन बढ़ जाता है तो वो तख्त ताज खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। फैक्शनलिज्म अमंग नोबिलिटी आफ्टर औरंगजेब डेथ वाज अनदर रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। इसके अलावा औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है। औरंगज़ेब की डेथ के बाद फैक्शनलिज्म जो था, यानी कि मुग़ल एम्पायर बहुत तेज़ी से मुग़ल एम्पायर में बुराइयां फैलने लगी और जो मुग़ल सल्तनत का तख्त ताज था वो गिरना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पावरफुल ईरानी, तुरानी, डेकानी एंड हिंदुस्तानी ब्लॉक आल्सो डेवलप्ड द कोर्ट। इसके अलावा ताकतवर ईरानी, तुरानी, डेकानी और हिंदुस्तानी जो थे वो कोर्ट डेवलप्ड होने लगे एंड व्यूड फॉर पावर इन ऑर्डर टू डीस्टेब्लिश द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और इन लोगों ने क्या किया, डीस्टेबलाइज, ये फिर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पावर की गरज से हासिल करने के लिए फिर से स्टेबलाइज करने की कोशिश करने लगे। नादिर शाह इन्वेजन इन 1739 आज वीकेंड द मुग़ल। इसके अलावा 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। When the power of Mughal declined, these Mughal governor emerged as center of power in the region। जब मुग़लों की जो पावर थी गिरना शुरू हुई तो ये जो मुग़ल गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन, तो कुछ जगहों पर उनको उन्होंने सेंटर ऑफ पावर की हैसियत से वो जगहें गवर्नर की मदद से, जो मुग़ल गवर्नर थे, इमर्ज होना शुरू, यानी कुछ रीजन्स को उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे सेंटर हैं और हम यहाँ से बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। ऑल दो मैनी ऑफ देम कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुग़ल एम्पर इन दिल्ली एज ए सोवरेन। बहुत सारे ऐसे मुग़ल गवर्नर थे जिन्होंने के खुद को क्या रिकॉग्नाइज कर लिया दिल्ली में मुग़ल एम्पर, और ये कि वो सॉवरेन है। सॉवरेन यानी कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को बिना किसी इंटरफ्रेंस के ले सकते हैं। दे हेल्ड ऑटोनॉमस कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक अवध एंड हैदराबाद। तो जैसे कि हैदराबाद, अवध जो सूबे हैं उनको मुग़ल जो गवर्नर थे, मुग़लों के दौर हुकूमत में जो लोग गवर्नर के हैसियत से काम कर रहे थे, उन्होंने मुग़ल एम्पर खुद को रिकॉग्नाइज करके इन सूबों को अपने कमांड में, अपने कंट्रोल में ले लिया। By the beginning of the 18th century, the various regional provinces of the Mughal Empire had consolidated their independent political identities। तो 18वीं शताब्दी के शुरू की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमें प्रोविंस मिलेंगे मुग़ल एम्पायर के, जो उनको अगर हम देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी कि वो सूबे जो कल तक मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में थे, आज वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुआ। ठीक है बेटा, आज का आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक्सरसाइज समझा देती हूँ हमेशा की तरह। एक्सरसाइज आपको बुक पे और क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करने हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। जहांगीर वाइफ नेम वाज, क्या नाम था जहांगीर की बीवी का? मेहरुन्निसा। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक। इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने। इसी तरह से बाकी सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है। ये है मैच द कॉलम, ऐसे ही आपको अपने बुक पर करने हैं। फिर ये ट्रू फॉल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द मीर बख्शी वाज इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री, इट वाज ट्रू। ये है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको अपनी बुक पर करनी है। मैं आपको एक बात बता दूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पर 10 to 20 वर्ड्स वाले और 50 to 70 वर्ड्स वाले करवाए हैं। 80 to 100 वर्ड्स वाले हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, इसलिए आपको 10 से 20 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर और 50 से 70 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। ठीक है, ये हम आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। लेकिन चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है डिटेल्ड में।
ओके, मैं चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपको वर्क में सेंड कर दूँगी PDF। ओके।